जब अलग अलग विलयनों की सांद्रताएं अलग अलग दी हों उस स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, सांद्रण, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सांद्रण गुणा n। n का मतलब है बच्चों जितने कण या आयन उत्पन्न हो रहे हैं उनकी संख्या बच्चों सांद्रण में कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यूनिट फर्स्ट से देखेंगे बच्चों। इनमें हम आपको विकल्प नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है, केवल आपको सही विकल्प क्या होगा वो आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सांद्रता जो ताप से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों ऐसी सांद्रताएं जिनमें आयतन आता है, आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है प्राय, तो ऐसी सांद्रताएं जिनमें आयतन आता है वो सभी ताप से प्रभावित होती हैं, और ऐसी सांद्रता जिसमें आयतन नहीं होगा वही ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो बच्चों इसमें आती है, इस कैटेगरी में केवल मोललता है जिसमें विलायक की मात्रा होती है। तो सही विकल्प हो जाएगा, सांद्रता जो ताप से प्रभावित नहीं होती है वो होगा बच्चों मोललता, मोलेलिटी। दूसरा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये बच्चों कौन सा नियम है? राउल्ट का नियम। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? राउल्ट का नियम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होता है? ये प्रश्न पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा गया बच्चों विकल्प के रूप में। तो देख लेते हैं बच्चों। मोल का सूत्र होता है n बराबर होता है W/m, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। H2O जल है, जल का अणुभार होता है बच्चों 18। H2O का अणुभार निकालेंगे तो 18 हो जाएगा। H2O इसका अणुभार निकालते हैं तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु, H का परमाणु भार 1 प्लस O का परमाणु भार 16, इसको जोड़ते हैं तो 18 आ जाता है बच्चों। W कितना है? 180, M कितना हो गया अणुभार? 18, 18 का भाग देंगे तो 10 बार बच्चों 10। तो इसका सही विकल्प है 180 ग्राम जल में कि जल के कितने मोल होते हैं? 10 मोल। ठीक है, तो सही विकल्प बच्चों 10 मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम बच्चों किससे संबंधित है? उसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है किससे संबंधित है। बच्चों राउल्ट का नियम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज। तो किससे संबंधित है बच्चों राउल्ट का नियम? मोल प्रभाज से। विलेय के मोल प्रभाज भी हो सकता है विकल्प, या खाली मोल प्रभाज भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही तरह से आपको ध्यान रखना है, मोल प्रभाज से, विलेय के मोल प्रभाज से या खाली मोल प्रभाज से। नेक्स्ट है बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता होती है। बच्चों इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से देख लेना कैसे हम निकालते हैं। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है बच्चों 55.56, यानी कि 55.555। चूँकि जल का घनत्व D बराबर होता है बच्चों वो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि 1 ग्राम प्रति ml। 1 ml जल का भार 1 ग्राम होता है, तो 1000 में कितना होगा, उससे हम मोलरता निकाल लेते हैं जल की। ठीक है, ml को लीटर में बदल लेंगे और अणुभार का भाग दे देंगे तो उससे निकल जाती है। कैसे निकालते हैं उसको आपको विकल्प, उसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सही विकल्प होगा बच्चों 55.56, 55.56। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वथनांक पर किसी द्रव का वाष्प दाब बराबर होता है। बच्चों आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वथनांक की जो डेफिनेशन है वो है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। तो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है बच्चों क्वथनांक पर? वायुमंडलीय दाब के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सही विकल्प हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन निकलने देती है। बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल विलायक के अणुओं को, जो विलायक होता है जल होता है उसके अणुओं को निकलने देती है, जो घोला जाता है विलेय उसके अणुओं को नहीं निकलने देती। तो अर्धपारगम्य झिल्ली निकलने देती है
इसका सही विकल्प होगा बच्चों विलायक को या विलायक के अणुओं को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक। बच्चों जब जल में नमक मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि उसकी मुक्त सतह पर जो जल के अणु वाष्प के रूप में बाहर जाते हैं, अवाष्पशील नमक के अणु भी उसकी सतह पर आ जाते हैं। जल की मुक्त सतह पर नमक के अणु आ जाते हैं जो अवाष्पशील हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी सतह से बाहर निकलने वाले जल के अणुओं की संख्या घटती है, अर्थात वाष्प की संख्या घटती है, वाष्प की मात्रा घटेगी तो वाष्प दाब घट जाता है। तो बच्चों क्या होता है, जल में नमक मिलाने पर वाष्प दाब घट जाती है। वाष्प दाब घटने से क्या होता है बच्चों, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। तो क्या होता है, जल में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, मिला देंगे तो 100 से ज़्यादा होगा, 100 दशमलव कुछ होगा, 101 से कम थोड़ा, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाता है बच्चों, क्वथनांक बढ़ जाता है। सही विकल्प होगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, दो विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं बच्चों कहलाते हैं समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सही विकल्प हो गया समपराशरी विलयन। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 1MH3PO4 विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। ये बच्चों मोलरता दी है, फर्स्ट ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की मोलरता कितनी है, 1। इसकी पूछिए नॉर्मलता। बच्चों एक सूत्र होता है, इसको आप रट लेना। नॉर्मलता और मोलरता में एक रिलेशन होती है बच्चों, n बराबर होता है स्मॉल n इंटू कैपिटल M। एक हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे बच्चों नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पर, ठीक है, उसमें आप देख लेना डिटेल में, कैसे जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन में ही, ठीक है। तो अब आपको ये रट लेना है, नॉर्मलता बराबर होती है स्मॉल n गुणा m, जहाँ n क्या है बच्चों, n है अम्ल है तो उसकी क्षारकता, क्षार है तो उसकी अम्लीयता, यदि कोई लवण है तो उसकी धन संयोजकता। बच्चों H3PO3 में कितने H हैं जो H+ के रूप में निकल सकते हैं, 3 H बच्चों इसमें से H+ के रूप में निकल सकते हैं, तो इसकी क्षारकता हो गई 3। क्षारकता होती है किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हटाने योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों इसमें n होगी, इसके लिए n हो जाएगी, क्षारकता कितनी हो जाएगी 3, इसकी क्षारकता हो जाएगी बच्चों 3 गुणा m कितना है 1, m का मान 1 है तो कितना आ गया 3n। नॉर्मलता कितनी होगी बच्चों इस विलयन की 3n, तो सही विकल्प हो जाएगा 3n। 1MH3PO4 विलयन की नॉर्मलता होगी 3n। अब देखते हैं अगला 11वां प्रश्न बच्चों, निम्न के 0.1m जलीय विलयनों में से न्यूनतम हिमांक किसका होगा। न्यूनतम हिमांक मतलब सबसे कम। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। हिमांक में अवनमन या कमी जिसमें सबसे ज़्यादा होगी बच्चों उसी का हिमांक कम होगा, ठीक है। जिसके हिमांक में सबसे ज़्यादा कमी होगी उसी का हिमांक न्यूनतम होगा, कम होगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है बच्चों, इसको जल में घोला जाता है तो ये देगा Na++Cl-, कितना आयन हो गए, 1 और 1 2 आयन। बच्चों सोडियम क्लोराइड देगा 2 आयन, 1 और 1 2 जल में घोलने पर। यूरिया कार्बनिक अणु है, ये आयनों में नहीं टूटेगा तो एक ही अणु रहेगा। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट होता है बच्चों K2SO4, ये देगा 2 पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन SO4-, 2 ये हैं बच्चों पोटेशियम आयन, 1 सल्फेट, कितने हो गए टोटल कण 3, यानी कि 3 आयन, ये देगा बच्चों 3 आयन, ठीक है, जल में घोलने पर। ग्लूकोज, ग्लूकोज भी बच्चों कार्बनिक यौगिक है, ये भी आयनों टूटेगा नहीं, केवल एक ही अणु देगा जल में घोलने पर, ठीक है। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में 2 आयन देगा, यूरिया 1, पोटेशियम सल्फेट 3 कण या 3 आयन और ग्लूकोज 1। बच्चों हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अर्थात कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जो पदार्थ जलीय विलयन में जितने ज़्यादा कण या आयन देगा उसके हिमांक में अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा।
ठीक है, जिसमें ज़्यादा कण होंगे उसके हिमांक में कमी उतनी ही ज़्यादा होगी, हिमांक में ज़्यादा कमी होगी तो इसका मतलब हिमांक न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। तो बच्चों इनमें से सबसे ज़्यादा कण कौन दे रहा? पोटेशियम सल्फेट, 3 कण दे रहा, 3 आयन दे रहा है। तो हिमांक में अवनमन इस विलयन में सबसे ज़्यादा होगा बच्चों। सभी की सांद्रता सेम है, 0.1 m लिया है, तो इस विलयन में 3 आयन उत्पन्न होंगे, इसलिए इस विलयन में हिमांक में अवनमन सबसे ज़्यादा होगा, अर्थात विलयन का हिमांक सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों पोटेशियम सल्फेट, ये वाला सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक क्वथनांक होगा। सबसे अधिक क्वथनांक मतलब क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बच्चों बढ़ोतरी, जिसमें उन्नयन ज़्यादा होगा बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका ही ज़्यादा हो जाएगा। हिमांक में अवनमन भी बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो ज़्यादा कण देगा उसका ही ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों सांद्रता, इन विलयनों की सांद्रता समान नहीं दी है, इसकी 0.2 m है, इसकी 0.1 है, इसकी 0.2 है, इसकी 0.3 है, तो आपके हिसाब से तो ये ज़्यादा है। अभी देखते हैं बच्चों किसका होगा, ऐसे कन्फर्म नहीं करते हैं। इस कंडीशन में बच्चों जब अलग अलग विलयनों की सांद्रताएं अलग अलग दी हों, उस स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों? सांद्रण, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सांद्रण गुणा n का मतलब है बच्चों जितने कण या आयन उत्पन्न हो रहे हैं उनकी संख्या बच्चों सांद्रण में कर लेते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज बच्चों एक ही कण देगा। सोडियम क्लोराइड जल में घोलेंगे तो क्या देगा बच्चों? ये एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, टोटल कितने कण हो गए? एक और एक 2, इनके NaCl 2 कण देगा बच्चों। बेरियम क्लोराइड, इसको जल में घोलते हैं तो बच्चों ये देता है बेरियम आयन Ba++ और 2 Cl-, यानी कि 1 और 2 3। ये बच्चों बेरियम क्लोराइड 3 आयन देगा जलीय विलयन में, तो ये हो जाएंगे बच्चों इसके 3। यूरिया ऑर्गेनिक अणु है बच्चों, कार्बनिक अणु है, ये एक ही कण देगा, ठीक है। अब कण तो आपको पता चल गया बच्चों, ये ग्लूकोज 1 कण देगा, सोडियम क्लोराइड 2 कण देगा, 2 आयन देगा, बेरियम क्लोराइड 3 आयन देगा, यूरिया 1 कण देगा, चूंकि कार्बनिक अणु है आयनित नहीं होगा। अब क्या करेंगे बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? अब की बार सांद्रण गुणा आई मान लो, n मान लो, n है कणों की संख्या। सांद्रण कितना है बच्चों इसका? 0.2 गुणा कण कितने? 1, तो कितना हो गया? 0.1 आ गया। सांद्रण और n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सांद्रण गुणा n का मान जिसके लिए ज़्यादा आ जाएगा बच्चों, सांद्रण गुणा n का मान जिसके लिए भी ज़्यादा आ जाएगा उसी के क्वथनांक में ज़्यादा उन्नयन होगा। देखिए यदि समान सांद्रण होते तब केवल हम देखते बच्चों कणों की संख्या, लेकिन यहाँ पर सांद्रण अलग अलग है, उस स्थिति में हम सांद्रण गुणा कणों की संख्या का गुणनफल देखते हैं, जिसके लिए ज़्यादा क्वथनांक में उन्नयन उसी के लिए ज़्यादा हो जाएगा, या हिमांक में भी अवनमन उसके लिए ज़्यादा होगा, हिमांक में कमी भी उसी के लिए ज़्यादा होगी, क्वथनांक में वृद्धि भी उसी के लिए ज़्यादा होगी। इसमें देखेंगे बच्चों सांद्रण है 0.1, कण कितने हैं? 2, तो कितना हो गया? 0.2। इसका और इसका तो बच्चों सेम हो गया, तो इनके तो क्वथनांक समान होंगे। अब इसको देखते हैं, यह सांद्रण है बच्चों 0.2 गुणा कणों की संख्या 3, निकालेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 0.6 आ गया बच्चों, इसके लिए ज़्यादा आ गया। इसको देखते हैं, सांद्रण है 0.3 गुणा कण है 1, तो यह आ जाएगा 0.3। अब बच्चों देखिए इन दोनों का सेम है 0.2 0.2। इसके लिए सांद्रण और कणों की संख्या का गुणनफल 0.6 सबसे ज़्यादा है, इसका 0.3, तो सबसे ज़्यादा मान आया बच्चों सांद्रण गुणा कणों की संख्या का, इसके लिए 0.2 m बेरियम क्लोराइड के लिए। इसी के विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, इस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा, क्वथनांक में बढ़ोतरी अधिक होगी, इसका मतलब इसी विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों तीसरा ही विकल्प, ये वाला 0.2 m PaCl2। अब देखिए बच्चों अगला, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ये बच्चों पिछले ही वर्ष बोर्ड परीक्षा में 2 सेटों में आया है विकल्प में प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों, प्रतिशत का मतलब 10% का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये है
मास प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब मास प्रतिशत, यानी कि इसका मतलब हो स्मॉल w बराबर 10 ग्राम। तो पानी की मात्रा, जल की मात्रा कितनी होगी बच्चों? जल की मात्रा हो जाएगी 90 ग्राम। विलयन का मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 ग्राम। इसका मतलब क्या है बच्चों? इस 10% का मतलब है 100 ग्राम विलयन में, जो ग्लूकोज का विलयन है उसके 100 ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। 90 ग्राम होगा पानी। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। 10 ग्राम है 100 में, 100 ग्राम विलयन में, तो ऐसे निकालेंगे इसको। इसका सही विकल्प क्या होगा? हमने लिखे नहीं कुछ ऑप्शन बच्चों, सीधे ही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज कितना होगा? 10 ग्राम। 1 ग्राम विलयन में कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा बराबर 10/100, और 200 ग्राम में कितनी होगी? गुणा हो जाएगा 200, इसलिए 200 ग्राम में कितनी हो जाएगी? ये गुणा 200। अब भाग दे देंगे, 1 0 2 0, 10 दूनी 20। तो 200 ग्राम ग्लूकोज विलयन में बच्चों कितनी होगी ग्लूकोज की मात्रा? 20 ग्राम। तो सही विकल्प होगा बच्चों आपका 20 ग्राम। 20 ग्राम होगा इसका सही विकल्प। तो बच्चों यही थे विलयन, आपकी यूनिट फर्स्ट विलयन के मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आशा करता हूँ ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।